नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। जैसा कि हमने कल के लाइव सेशन में चर्चा की थी और आप सभी से राय भी ली थी कि हमने अब तक लगभग 40 लाइव सेशन जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़े हुए थे, तो उन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम काफ़ी दिनों से विश्लेषण कर रहे थे और उन विश्लेषण करने के बाद में लगभग 40 जो सेशन है वो कंप्लीट हो गए। तो मैंने पाया कि अब जितने भी हमने पेपरों का एनालिसिस किया है उन पेपरों का अगर एक बार रिवीजन कर दिया जाए, क्विकली रिवीजन, तो ये चीज़ें आपको भी हमेशा हमेशा के लिए और स्थायी रूप से याद हो जाएगी। क्योंकि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में अगर उनको हम रिवीजन नहीं करते हैं उनका, तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। आप अगर सामान्य जीवन में भी देखें तो आपके जो बचपन के मित्र थे उनसे अगर आप हमेशा टच में नहीं रहते हैं, अब तक आप टच में उनके नहीं रहे हैं, तो उनका भी आप नाम भूल जाएंगे। कभी देखेंगे तो सोचेंगे कि ये तो मेरा सहपाठी है लेकिन पता नहीं नाम क्या है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर ही होती है। अगर आप चीज़ों को दोहराते नहीं हैं सप्ताह में या फिर महीने भर में, उन चीज़ों को आप पुनरावृत्ति उनकी नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट कर देते हैं। आपका दिमाग है वो इसको डिलीट कर देता है, फॉर्मेट कर देता है। तो इसको हम स्थायी रूप से इसका स्थायीकरण करने के लिए ये जो आपका टेस्ट सेशन है इसको हमने स्टार्ट किया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप गंभीरता से सीरियसली डेली बेसिस पर इस टेस्ट सेशन को आप इसमें पार्टिसिपेट करें और डेली बेसिस पर हम लगभग एक पूरा कंप्लीट पेपर का हम डिस्कस करेंगे जिसमें राजस्थान जीके से जितने भी प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गंवाए। और इसमें हम मैं किसी प्रश्न का विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि विश्लेषण जो करना था वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था, ठीक है। और ये जो आपका पेपर है ये 18 फरवरी 2021 को हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सबसे लेटेस्ट पेपर है। तो इसका विश्लेषणात्मक रूप से हमने डिस्कस तो पहले के लाइव सेशन में किया था। 21 नंबर का वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपका टेस्ट लेंगे कि आपको जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, आपने लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट किया होगा पहले वाले में, तो अब आपको कितनी चीजें याद है और आप जो तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे अरसे से, तो आपकी तैयारी का स्तर क्या है, इसमें से आपके कितने प्रश्न गलत होते हैं, कितने प्रश्न आप राइट कर पाते हैं। तो ये भी आप सभी मित्र वीडियो एंड होने के बाद में तो चैट बॉक्स में ना लिखकर मेन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें ताकि आपको सभी को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला वीडियो था तो इतना मैंने आपको बताया। डेली के वीडियो में हम आपको सीधे के सीधे टू द पॉइंट प्रश्नों की ओर ही चलेंगे। तो पहला प्रश्न है एसीएफ के पेपर का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है हीरालाल शास्त्री, 2 है कर्पूरी चंद पाटनी, 3 है जमनालाल बजाज और 4 है रामकरण जोशी। तो आप इनका आंसर भी साथ साथ देखते हुए लाइव चैट में भी लिखते जाइए, ठीक है। और जो वीडियो बाद में देखते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसमें आप क्रमांक लगा दीजिए 30 या 40 तक और उसके आगे आप आंसर है वो टिक करते हुए जाइए। आप कितने गलत होते हैं उस गलत को आप प्रश्न के आगे मार्क है वो करते जाइए ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी क्या तैयारी है, कितनी क्या एक्यूरेसी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जसनाथ जी, शीतला माता जी, जाम्बू जी और जीण माता जी, इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो जसनाथ जी खतरिया सर बीकानेर से है आपके। तो एक में 4 है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा सीधा सा इसका करेक्ट आंसर है वो मिल जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित किया जाता है भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर। भरथरी का मेला
अलवर जिले में आयोजित होता है। और इनके बारे में भी मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, उन्हें भी आप मेमोराइज करने का प्रयास करें कि इस भरतरी मेले में या फिर प्रत्येक प्रश्न के संबंध में और क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको अभी तक याद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर, अलवर जिले का है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। तो करौली करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली के मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट है मारवाड़रा प्रगनारी विगत का लेखक हैं दयालदास, चारण शिवदास, मोहनहोत नैणसी, पद्मनाभ। तो मारवाड़रा प्रगनारी विगत मोहनहोत नैणसी ने लिखी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहेबदीन, शफी मोहम्मद, श्रीरंगधर, बिशनदास। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विवादित प्रश्न है, लेकिन अगर इन विकल्पों में इसका सही आंसर माना जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साहेबदीन। विवादित क्यों है इसके बारे में भी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी थी। नेक्स्ट है कौन सा राजप्रसाद छितर पैलेस के नाम से विख्यात है? बिजोलोई महल, उम्मेद भवन, शिव निवास, जल महल। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को छितर पैलेस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। 1 नंबर ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। 2 है शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली। 3 है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और 4 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो यही आपके थे 1948 में मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? हैसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन, बूंदी। तो ये चीकू, गाजर, आम आपको याद आ ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? गौरी, बम, अग्नि और वालर। तो ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य वालर में किसी भी लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपके प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं। तो हम प्रश्नों का इस सेशन में केवल राजस्थान जीके का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जीके का प्रश्न है सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? 1 नंबर है शुष्क पश्चिमी मैदान, 2 है अंतस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदान, 3 है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, 4 है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। अंतस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में ही आपका शेखावटी रीजन है वो आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? मेज, मैनाल, मोरेल, मानसी, याजम। तो यहाँ पर कूट भी दे रखे हैं, करेक्ट आंसर हमें चयन करना है। तो देखा जाए तो मोरेल और माजम ये 2 नदियां हैं जो कि गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर गंगा नदी से तात्पर्य हो गया कि ये जो मैनाल, मानसी, मेज है ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनास या चंबल में मिलकर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मोरेन है ये आपकी माही की है और आजम या माजम जिसे कहते हैं ये आपकी साबरमती की है। तो यहाँ पर ई और सी ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र ऑप्शन नंबर 1 है बारा चूरू, उदयपुर चूरू, बांसवाड़ा सीकर, अलवर जैसलमेर। उदयपुर और चूरू में सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम चूरू। अगला प्रश्न है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, माही बेसिन छप्पर मैदान, बनास बेसिन भांगड़ प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर बनास बेसिन। इसे बांगड़ प्रदेश नहीं कहते हैं।
आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दशकों से राजस्थान तांबा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी खाने प्रमुखतः स्थित हैं टोंक व जोधपुर जिलों में, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में, या फिर टोंक व अजमेर में। तो तांबा की खाने राजस्थान में टोंक और अजमेर, जनकपुरा, सरवाड़ की खाने जो यहाँ पर है आपकी टोंक और अजमेर में। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है ऊर्जा परियोजनाएं और उसकी लोकेशन अवस्थिति को। बड़ला सोलर पार्क, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजना। तो बड़ला सोलर पार्क आपका फलोदी जोधपुर में है, 1 में 4 हो जाएगा। तो 1 में 4, 2 में और 3 दोनों में है। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना। ये आपको ना भी पता हो तो आगे देख सकते हैं। पवन ऊर्जा परियोजना तो आपकी अमर सागर में, देवगढ़ में, B3 ये पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं। तो पवन ऊर्जा परियोजना आपका देवगढ़ प्रतापगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर C में 2 किसमें है, C में 2 इसमें और इसमें है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये तो एलिमिनेट हो गया C से। तो इस प्रकार से आपको देखना है जो आपको सबसे सही लगे, सुटेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग ही। इसके अलावा अब क्या हो जाएगा, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना है वो आपकी बालोतरा बाड़मेर में हो जाएगी और सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो जो भी जिन मित्रों के 2 हुआ है करेक्ट आंसर, उनके सभी के करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। गंगानगर, झुंझुनू, कोटा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, कोटा, झुंझुनू एवं सीकर। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है किसकी, कोटा की, और न्यूनतम शहरी है ये आपकी डूंगरपुर की है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है सिरोही, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, या फिर सीकर, झुंझुनू। तो सिरोही और जालोर में सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, जो क्यों प्रसिद्ध है आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो नवलखा झील आपकी बूंदी जिले में स्थित है। नवलखा के बारे में मैंने आपको जितने फैक्ट्स बताए वो आप मेमोराइज करने का प्रयास करें, आपको याद है या नहीं है। नेक्स्ट है, भानगढ़ व सीरावास श्रेणियां स्थित है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, पश्चिम अरावली। तो भानगढ़ और सीरावास आपकी उत्तरी अरावली की है, यानी कि ये अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम यानी कि सोलर सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, इसका पार्ट नहीं है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो उदयपुर इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है। राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास रहती है। 2 नंबर है, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। 3 नंबर है, राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। 4 नंबर है, राजस्थान में सन 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर चारों ही विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ABCD यानी कि विकल्प 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मूल्य ह्रास को यह भी कहते हैं। तो राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं उनको ही लेंगे हम। 42 से पुनः स्टार्ट होता है और आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार
राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो 2019-20 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार आपको 2018-19 की स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी पूछा है, उसकी वृद्धि दर कितनी है? तो 7.10%, 6.97%, 7.14% और 7.22%। तो स्थिर कीमतों पर 19-20 के अनुसार 2018-19 में थी आपकी 6.97%। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, वैसे मैं आपको कल के सेशन में बता ही चुका हूँ, ये प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि राजस्थान में 2020-21 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है तो कितनी है? आप कमेंट करके बताइए। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको बताया था। अगला प्रश्न है, कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? नागौरी, कांकरेज, जखराना और चोकला। तो जखराना बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, श्री गंगानगर। विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। यहाँ पर 3 रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि मेगा फूड पार्क भी आपका रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था 2017 में, और एक प्रस्तावित है आपका जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिको, आरएफसी, आईडीबीआई, सीआईएसआईडीबीआई। तो रिको ही है जो कि आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की प्रमुख एजेंसी है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। तो यह परियोजना आपकी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय थी 57,197 रुपये, 68,000, 78,000 या फिर 82,000। तो 78,570 रुपये राजस्थान की पर कैपिटा इनकम थी स्थिर कीमतों पर 2019-20 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप देखिए। नेचर आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स है तो उसमें आपको क्या करना है कि मोस्टली हमें 2020 का जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक रिव्यू है, तो उसमें 2020-21 वाले ही डेटा पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है आपको 2020-21 की इकोनॉमिक समीक्षा पर, 2020-21 की आर्थिक समीक्षा पर 2019-20 का डेटा है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, वो भी जीएसडीपी वाला पूछा था, तो वो भी इसी नेचर का सवाल था। ठीक है, तो 2020-21 की जो आर्थिक समीक्षा है इसके आधार पर आपको 2018-19 की और 19-20 की भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष की जो आर्थिक समीक्षा होती है उसमें डेटा है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको ये चीजें बता देता हूं एक बार। यहाँ पर वर्तमान में अगर प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो मैं आपको प्रति व्यक्ति आय को ही बता देता हूं। यहाँ पर वर्तमान में 2020-21 का जो इकोनॉमिक रिव्यू है इसमें आपकी स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 72,297 रुपये है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उनमें क्या पूछा था कि इसके अकॉर्डिंग इस पहले वाले वर्ष की कितनी है। तो आपसे पूछा जाए 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 की स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो हो जाएगी 78,390। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो आप उसको देखकर अच्छी तरीके से ये डेटा है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 78,000 2019-20 में है
और 75,555 ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2018-19 के। लेकिन प्रतिवर्ष जो इकोनॉमिक रिव्यू है वो जारी होता है, उसमें आपके अलग अलग डेटा मिलते हैं। इसमें ये सेम ईयर का अगर 2018 वाला हम देखेंगे तो इसमें आपके काफी कुछ है वो चेंजेस है। ठीक है, एक ही साल का है लेकिन अलग अलग इकोनॉमिक रिव्यू में अलग अलग चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो वर्तमान में जिनका एग्जाम बहुत नजदीक है वो तो आपको दोनों ही देखना है, 2019-20 वाला रिव्यू और 2020-21 वाला। और जिसके एग्जाम थोड़े बाद में है, महीना भर बाद में है, तो वो खैर 20-21 वाला रिव्यू है वो देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे इकोनॉमिक रिव्यू पर मुझे आज आपको लिए एक लाइव क्लास है वो स्टार्ट करनी थी, लेकिन आज लाइव क्लास आपकी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। कल से डेली आपको इकोनॉमिक रिव्यू पर एक लाइव क्लास है वो मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप आज इसी वीडियो को एक बार देखिए, अच्छी तरीके से ये कंप्लीट कीजिए और कल हम इकोनॉमिक रिव्यू पर विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जिस प्रश्न पर हम डिस्कस कर रहे थे वो खैर हाँ यही सवाल है। तो स्थिर कीमतों पर पूछा गया था, तो यहाँ पर 78,570 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, है राजस्थान में निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, कोटा, काली सिंध, छबड़ा। तो यहाँ पर कल ही के सेशन में मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में बताया था कि किसकी कितनी क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर, छबड़ा ताप बिजली घर, जो कि 12 में है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, एमजी नरेगा, DRDA प्रशासनिक योजना। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना है, ये राजस्थान के साथ में और कौन सी संस्था है जो इसको सपोर्ट कर रही है, किसके द्वारा सपोर्टेड है, कमेंट करके बताइए। हमने पिछले सेशनों में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? 25,000, 50,000, 75,000 या 1,00,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 50,000 रुपये। तो ये योजना वैसे जून 2016 में स्टार्ट की थी, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और लाइव एनालिसिस के उस सेशन में। ठीक है, तो मित्रों इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, और इसका आज के इस सेशन में हमने क्विकली एक रिवीजन के तौर पर आपका है वो टेस्ट है कंडक्ट किया है, और इस टेस्ट में आपके कितने क्या प्रश्न गलत हुए, कितने सही हुए, ये भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में और किस प्रकार से सुधार अपेक्षित है वो भी आप अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को और भी मित्रों के साथ में शेयर करें, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और RPSC के सारे पुराने पेपर्स हैं उनके भी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा ये जो लाइव हमने डिस्कस किया था और जो मित्र उसमें नहीं जुड़े थे, तो वो भी उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो डाल रखे हैं, और लगभग 40-45 वीडियोज हैं। तो उन 45 वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। उनमें प्रत्येक प्रश्न का हमने विश्लेषणात्मक रूप से बेहतरीन तरीके से उनमें एनालिसिस किया है, तो वो आप जरूर देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और कल आपका इकोनॉमिक रिव्यू की भी क्लास लाइव हम लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, तो उसमें आप जरूर जुड़े। हालांकि आज स्टार्ट करनी थी, लेकिन किसी कारणवश आज आपकी क्लास है वो नहीं हो पाएगी। कल हम
शेड्यूल जारी कर दूंगा अभी थोड़ी ही देर बाद में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कल हमारी है वो क्लास इकोनॉमिक रिव्यू की भी होगी और ये क्लास भी हमारी जारी रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल।